सिस्टम के शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन देख चुके हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हम देखेंगे स्विच गियर एंड प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेते हैं, जैसे प्लांट पावर जनरेशन खत्म हो गया, अब यूटिलाइजेशन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग से। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वेल्डिंग का, नेक्स्ट हम इल्यूमिनेशन लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग, अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग और जो नॉर्मल हीटिंग है उसके क्या एडवांटेज है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल हीटिंग एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है हमारा, वो है हमारा इकोनॉमिकल एंड क्लीननेस होता है। ये काफ़ी सस्ता प्लस क्लीननेस होता है, यानी कोई भी इसमें पोल्यूटेंट सब्सटेंस, हार्मफुल गैसेस, ये चीज़ सारी चीज़ें लिबरेट नहीं होती है एनवायरनमेंट में, यानी कि क्लीननेस होता है। इजी टू कंट्रोल टेम्परेचर होता है, यूनिफॉर्म हीटिंग होता है, प्रॉपरली हीट होता है। ठीक है, और प्रॉपरली जो हमारा मटेरियल डिफ्यूज़ होता है। इफिशियंसी काफ़ी हाई होता है, 75 से 100% के आसपास हो सकता है। एटॉमिक प्रोटेक्शन होता है, अगर किसी तरह का फॉल्ट आ गया, कोई गड़बड़ी हो गया तो ऑटोमेटिक ये प्रोटेक्ट कर लेता है। अब ये देखिएगा, अगर हीटिंग एलिमेंट जो होगा उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। तो गुड हीटिंग एलिमेंट मटेरियल के जो रिक्वायरमेंट होते हैं, सबसे पहली बात उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, वो जल्दी पिघले लेना। और रेसिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, करंट के बढ़ने पर ये भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन है फ्री फ्रॉम का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से फ्री होना चाहिए। हाई इमिसिविटी होता है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट कम्प्रिहेंसिव पावर सिस्टम के कोर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया बहुत अच्छे तरीके से फिगर के साथ, तो जरूर एक बार देखें, और डिजिटल नोट्स के साथ। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। हाई इमिसिविटी क्या होता है देख लीजिएगा उसमें। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसमें हाई डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो कि हम उसको थिन वायर में चेंज कर सकते हैं या खींच सकते हैं। मेथड ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल, किस तरह से हम इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। तो पहला इंटरमीडिएट स्विचिंग है, बार बार हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे। और वेरिएबल नंबर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, नेक्स्ट वन जैसे कि पैरेलल करेंगे तो हीट ज़्यादा होगा, सीरीज करेंगे तो क्या होगा, हीट कम होगा। नेक्स्ट वन है कि बाय चेंजिंग सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्टार है, स्टार में जो होता है लो टेम्परेचर होता है, अगर हमको हाई टेम्परेचर चाहिए तो हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे, तो डेल्टा में हाई टेम्परेचर होता है। बाय चेंजिंग ट्रांसफार्मर टेपिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर टेपिंग जो होगा, ठीक है, N2 N1 जो टर्न वगैरह होता है, टर्न जो होता है उसको हम कम से ज़्यादा करेंगे तो उससे भी हमारा हीट कम या ज़्यादा होगा। बाय वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उस हिसाब से हीट डेवलप होगा, कम देंगे कम डेवलप होगा। एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो बता देते हैं आपको। मेनली जो आपको पूछा जाएगा यूरेका पूछा जाएगा। यूरेका जो होता है निकल और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें कि निकल लगभग 45% और कॉपर जो होता है 55% रहता है। इसका जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है नाइक्रोम, इसी को यूरेका को ही कांस्टेंट बोलते हैं। नाइक्रोम में निकल रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है और लोहा रहता है। 1400 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। कैंथल में क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और लोहा होता है, इसका होता है 1425 डिग्री सेल्सियस। मोलिब्डेनम जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे जो हाईएस्ट होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हाईएस्ट के तौर पे टंगस्टन होता है, उससे भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेफाइट होता है। ये किसी भी टेम्परेचर पे ऑपरेट हो जाता है, यानी कि लगभग ये 400 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट होता है। अब यहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कि मतलब हीट जो ट्रांसफर होता है किसी भी सब्सटेंस से वन अदर सब्सटेंस में, तो उसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें सबसे पहले आता है कंडक्शन, यानी 3 मेथड है। कंडक्शन में क्या होता है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि रोड रहता है हमारा, जैसे हम रोड को गर्म करते हैं देखते होंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये हीट होता है, ये बगल वाले हीट को अपना हीट पास करवाता है, हीट एनर्जी पास करवाता है, लेकिन ये खुद मूवमेंट में नहीं आता। बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल वीडियो एनिमेशन के साथ बताया था, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो कंडक्शन में क्या होता है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ एक्चुअल होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी जैसे पानी को ही गर्म करते हैं, निचला वाला पानी का जो मॉलिक्यूल्स होगा पहले गर्म करके ऊपर जाता है, फिर ठंडा वाला नीचे आता है, तो यहाँ पे होगा। बाकी हीट ट्रांसफर इन आयरन रोड का एग्जांपल जो होगा वो कंडक्शन का होगा। बाकी ये फॉर्मल जहन में याद रखिएगा, ESC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में जो है इमर्जन टाइप वाटर हीटर आएगा, ये सारी कन्वेक्शन में आएगा। ठीक है, वर्टिकल सरफेस ऑफ एयर के लिए फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में बेस स्पेशल में क्वेश्चन पूछा गया था। रेडिएशन में क्या होगा कि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होगी, बाकी दोनों मेथड में चाहे वो कंडक्शन हो या कन्वेक्शन, उसमें मीडियम की जरूरत होगी, बिना मीडियम का हीट ट्रांसफर नहीं होगा। रेडिएशन में क्या होगा कि इसमें बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे सन से जो सोलर एनर्जी आ रहा है हमारे अर्थ तक, वो उसका रीज़न क्या है, रेडिएशन है। तो हीट फ्रॉम सन टू अर्थ, उसके बाद है माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव क्या होता है उसको हम देखेंगे बाद में। हीट रेडिएशन की बात करें तो हीट रेडिएशन बाय द स्टीफेंस लॉ, तो ये स्टीफेंस लॉ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
उसके बाद सिंगल एलिमेंट के लिए के का वैल्यू 1 होगा, सेवरल एलिमेंट के लिए के का वैल्यू 0.85 से लेकर 0.8 होता है। हीट इज ट्रांसफर सिमुलेटेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनसाइड बॉयलर फर्नेस में होता है, जो बॉयलर फर्नेस में होता है वो वहाँ पे कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है और रेडिएशन के भी थ्रू होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हीटिंग मेथड। तो सबसे पहला जो होता है हमारा पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग मेथड है, यानी कि ये जो है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। यानी कि पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग मेथड का मतलब होता है कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होगा, यानी कि 50 हर्ट्ज पे, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है। इसमें कि रेजिस्टेंस हीटिंग आता है। अब रेजिस्टेंस हीटिंग भी दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट हीटिंग, एक है इनडायरेक्ट। फिर आर्क हीटिंग आता है जिसमें कि डायरेक्ट होगा, फिर एक इनडायरेक्ट होगा। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन बम्बारमेंट हीटिंग होगा। नेक्स्ट वन जो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग है, दूसरा मेथड, ठीक है, जो कि क्लासीफाई किया गया 50 हर्ट्ज से ज़्यादा के रेंज के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तक यूज़ करते तो वो होता है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। चलिए, इसमें आता है हमारा पहला इंडक्शन हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग में भी टाइप है, जैसे डायरेक्ट कोर टाइप है, एजेक्स वाट वर्टिकल कोर टाइप है, कोरलेस इंडक्शन फर्नेस है। फिर हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, उसके बाद इंफ्रारेड हीटिंग है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग को। अब नाम ही है रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग बेस होता है आई स्क्वायर इफेक्ट पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग है वो आई स्क्वायर, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी कि जूल्स लॉ पे ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी जितने ज़्यादा, जैसे आपको मालूम होगा हीट एनर्जी जो होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। तो जितना ज़्यादा आर होता है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, आई स्क्वायर आर टी होता है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेंगे उतना ज़्यादा हमारा हीट डेवलप होगा। और ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए ये इसमें यूज किया जाता है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इसमें ट्रू पावर प्रोड्यूस होता है। अब इसमें सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की। डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया। तो डायरेक्ट हीटिंग का जो रेंज होता है वो 500 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई वैल्यू ऑफ करंट होता है, हाइयर एफिशिएंसी होता है, और ये खास करके साल्ट बाथ फर्नेस या क्रीमेशन का मतलब होता है कि दाह संस्कार वाला जो भट्टी होता है, इलेक्ट्रिक वाला जो वो देखते होंगे दाह संस्कार, जिसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है क्रीमेशन वो जो होता है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोड बॉयलर या रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये सारी चीज़ों में हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें चार्ज को इलेक्ट्रोड जो डायरेक्टली हीट किया जाता है। नेक्स्ट वन है इनडायरेक्टली, यानी कि इसमें जो उसमें कंडक्शन के थ्रू होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू होता है। इसमें डायरेक्टली मटेरियल कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे, चार्ज का जब भी मैं बात करूँगा तो जिसको हीट करना होता है वो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोड होता है जिससे थ्रू हम हीट करेंगे। तो ये क्या होगा, सेपरेटली रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इनडायरेक्टली हम इसको हीट करते हैं। हीट ट्रांसफर बाय द रेडिएशन, खास करके मैक्सिमम रेडिएशन में होगा, और मिनिमम जो होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। एप्लीकेशन क्या है, तो रूम हीटर में आप देखे होंगे, इमर्जन वाटर हीटर है, रेजिस्टेंस ओवन फर्नेस है, ड्रायर है, केटल है, ये सारी चीज़ें। साल्ट बाथ हीटिंग की बात करें तो ये स्टील टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। आर ऑफ साल्ट अगर कम होगा तो टेम्परेचर ऑफ साल्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मटेरियल के हार्डनिंग यानी स्टील हार्डनिंग के लिए भी हम साल्ट बाथ हीटिंग का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट वन हमारा गाइस वो है आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग जो है एसी और डीसी सप्लाई दोनों यूज़ करता है। इसका भी टेम्परेचर रेंज जो होता है वो जो है 100 डिग्री से 1000 डिग्री से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। बिकॉज ऑफ इसमें टंगस्टन भी यूज़ किया जाता है। पावर फैक्टर जो होता है 0.5 और 0.8 लेगिंग होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाएगा, जिसका कि देख सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज 3500 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो होगा ये जनरली 400 डिग्री सेल्सियस पे होना स्टार्ट होता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन इसका 600 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और सेल्फ बेकिंग इलेक्ट्रोड जो होता है वो फेरो एलॉयज होता है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब नेक्स्ट वन हम देखेंगे डायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज को हीट किया जाएगा, कॉन्टैक्ट में रहता है चार्ज हमारा। तो इसमें क्या होगा, आर्क कंस्ट्रक्ट बिटवीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क डेवलप हुआ है। स्टीयरिंग एक्शन प्रेजेंट होगा। ये क्या होता है स्टीयरिंग एक्शन, तो आप चाहे तो हमारे कंप्रिहेंसिव कोर्स को देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा, या फिर आप गूगल कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक्शन है, डिटेल में समझ में। स्ट्रिंग भंवरधारा इस मतलब ऐसे घूमने लगता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग एक्शन। और पावर फैक्टर जो होगा इसका 0.6 से लेकर 0.7 लैगिंग होगा। इसका यूज़ हम जनरली स्टील के प्रोडक्शन में करते हैं। इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या है कि आर्क स्ट्रक्ट बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड बाय रेडिएशन। इलेक्ट्रोड के बीच आर्क स्ट्रक्ट होता है, बट चार्ज के बीच नहीं। चार्ज इनडायरेक्टली हीट होता है, इसमें स्टीयरिंग एक्शन नहीं होता है। सिलिंड्रिकल शेप होता है, हाइयर एफिशिएंसी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नॉन फेरस मेटल के लिए ये यूज़ किया जाता है।
खास करके आयरन, फाउंड्री और जो नॉन फेरस मेटल है उसके लिए खास करके यूज किया जाता है। पावर फैक्टर इसका 0.8 से 0.9 होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इंडक्शन हीटिंग की। इंडक्शन हीटिंग में हमारा सबसे पहला जो आता है वो पॉइंट देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है ये लो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसका फार्मूला ये याद रखिएगा, AF BF का स्क्वायर। AF जो होगा वो एडी करंट जो कि फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर होगा। हिस्टेरिसिस जो होगा वो F होता है। अगर आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन की बात करें तो कंडक्टिव मटेरियल, कंडक्टिंग मैग्नेटिक एंड ब्रेजिंग मेटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं। कंडक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए यूज़ इसका नहीं होता है। तो याद रखिएगा इंडक्शन हीटिंग का यूज़ हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए नहीं करते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस होता है। अब इसके भी टाइप है। सबसे पहला टाइप है कोर टाइप। हम देख सकते हैं कोर टाइप में तो प्राइमरी में AC सप्लाई कनेक्टेड है और सेकेंडरी जो होता है चार्ज रहता है जो कि शॉर्ट सर्किटेड रहता है। पावर लॉस ड्यू टू एडी करंटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पुअर मैग्नेटिक कपलिंग होता है और लो पावर फैक्टर होता है। स्टीयरिंग एक्शन इसमें अकर होता है 50 हर्ट्ज पे। एंड नॉट सूटेबल फॉर इंटरमीडिएट सर्विस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिंचिंग इफेक्ट होता है और ऑपरेटेड एट लो फ्रिक्वेंसी एंड सप्लाई। नेक्स्ट वन है एजेक्स वाइट वर्टिकल फर्नेस। इसका जो एफिशिएंसी होता है 75% होता है। नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि ब्रास है, कॉपर है और जिंक है। और नेक्स्ट वन है कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। तो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस में आप देखिएगा तो यहाँ पे लो फ्लक्स डेंसिटी होगा, पावर फैक्टर इसका 0 होता है। और यहाँ पे ये खास करके फेरस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम एडी करंट हीटिंग की बात करेंगे तो हाई फैक्टर पावर फैक्टर है। हीट कंट्रोल्ड बाय द BNF। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का फार्मूला ये याद रखिएगा, इससे कभी कभार न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारा गाइस है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग खास करके इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन इंसुलेटर के लिए यूज़ किया जाएगा। याद रखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी इसका 50% होता है। या फूड प्रोसेस बेकरी वगैरह में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। फार्मूला ये याद रखिएगा 2F/CB² cos φ। ये फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। और वोल्टेज इसका 20 kV होता है। फ्रिक्वेंसी 10 से 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वॉल्यूम हीटिंग या RF हीटिंग भी इसको कहते हैं। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन की। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे, काफ़ी मेहनत, ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं बनाता हूँ, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सजेस्ट कीजिएगा हमारी वीडियो को। यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।